गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह कैसी है? आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, हर सुबह की तरह। हर सुबह की तरह आज की हर सुबह की तरह मैं, क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सुबह जब उठें, आप कल की सारी चीज़ें भूल जाएं, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, क्योंकि हर की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जब आप उठते हैं सुबह तो वो एक नई सुबह, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया दिन है आपके लिए कि आप पूरा दिन जो है, जो कल आपने मिस किया, आपने लूज किया, वो आज आप गेन करें। दैट्स ट्रू। अच्छा, आप सवाल की तरफ बढ़ जाऊं? एज यूजुअल करें जी, करें सवाल आप। सुबह, सुबह, सभा, सुबह, हाँ, क्या सही है? हम सुबह से आ गए हैं तो मेरे लिए तो सुबह ही ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं सुबह ठीक है तो हमें प्रोग्राम का नाम रखना पड़ेगा सुबह से आगे। अगर आप कहेंगे दूसरी, तीसरा क्या बोला था आपने? अरबी में सभा भी तो होता है ना। सभा, तो आप सभा से आगे, तो आप सुबह से आगे, सुबह से आगे और सुबह भी और सुबह भी। हाँ, तो आई थिंक सुबह मुझे लगता है जो कि आप जनरली बोल रहे होते हैं वो सुबह, और वैसे जो अमूमन आम तौर पे हम देख रहे होते हैं इस्तेमाल हो रहा था वो सुबह, कि सुबह का वक्त है। ओके, ये सब ठीक है। अच्छा, आप पता है कि तकरीबन 24 अंदाज से आप कह सकते हैं। हाँ। और 24 के 24 अंदाज ठीक हैं। दैट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी एक्चुअली। कल एक जगह मैं बैठा हुआ था और वहाँ पे चूँकि बात हो रही थी प्रोग्राम से मुताल्लिक, और जब मैंने कहा सुबह से आगे, तो जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये सुबह होता है कि सुबह होता है। वो चूँकि कराची से थी और उनके वालिद साहब भी, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी ना उर्दू पर डिस्कशन शुरू हो गई। तो मैंने कहा नहीं, इट्स अ गुड लर्निंग। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो इसको स्टडी करते हैं। तो फिर वो बड़ी उस पर हमने रिसर्च वगैरह की, तो फिर मालूम हुआ बड़ा अच्छा होता है 24 तरह से इसे कहा जा सकता है। सुबह भी ठीक है, सुबह भी ठीक है, सुबह भी ठीक है, सभा भी ठीक है, तो सब ठीक, सब ठीक है जी, सब ठीक है। सुबह से आगे ज्यादा ठीक है। सुबह से आगे मैं इसलिए कह रही हूँ हमारे लिए सुबह सबसे ज्यादा ठीक है, क्योंकि सुबह से आगे है। हाँ, तो सुबह से आगे में आज हमारे पास जो खबर है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो जिस वक्त में हम हैं, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आज शाम को या रात की अगर मैं बात कर लूं, लेट नाइट होगा ये कि मक्का में एक बड़ी ज़बरदस्त रौनक होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसकी सदाएं होंगी। जितने आज़मीन हज होटल्स में जिनका स्टे है वहाँ पर होगा, एक कॉरिडोर्स में ये आवाज़ें बुलंद हो रही होंगी। तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब ये स्टार्ट हो जाता है कि जो लोग आते हैं वो इस तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं। और जितने लोग वहाँ पर होते हैं जिन्हें एहराम की हालत में फिर होते हैं, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं मनासिक हज की अदायगी के लिए, और मिना के सफ़र की रवानगी का आगाज़ होता है। चूँकि होता तो ये है कि कल उन्होंने जाना है, कल 5 नमाजें पूरी करनी है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी तादाद में आज़मीन हज होते हैं तो इसलिए ये तय होता है कि लेट नाइट उनको अपने अपने होटल से मिना खैमों की तरफ ले जाया जाता है। तो वो जो आज रात का मंजर होगा, वो जो आवाज़ वहाँ से बुलंद हो रही होगी, पूरे मक्का में गूंज रही होगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो मैं सिर्फ उसको आज फील करना चाह रहा था कि कितना मज़े का मंजर होगा। खुशकिस्मत लोग जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम भी खुशकिस्मत के इस दिन को हम विटनेस कर रहे हैं। और जाहिर है हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होते हैं, हमारे कुछ प्यारे गए भी होते हैं, वहाँ से भी आप जो है वो जब कवरेज देख रहे होते हैं या आप पिक्चर्स या कोई भी अपनी मेमोरी शेयर कर रहा होता है, तो यू फील गुड अबाउट एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे में चूंकि लाखों लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, ऐसे में खाना काबा के तवाफ के दौरान दुआएं पढ़ती मासूम बच्ची, बहुत प्यारी वीडियो उसकी आपको दिखाते हैं वो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये खूबसूरत दुआ और स्पेशली रुकने यमानी से लेके जब आगे जाने तक सब पढ़ रहे होते हैं तवाफ के दौरान, तो ये देखें कि जिस ग्रुप में जाते हैं सभी लोग, वहाँ पे होता है कि एक शख्स ऊंची आवाज में दुआ पढ़ रहा होता है, बाकी उसे कॉपी कर रहे होते हैं। बच्ची पढ़ रही है और सब दोहरा रहे हैं, आपके कंधे पे बैठी हुई है। कितना खूबसूरत सा मंजर है, और बच्ची जिस तरह से दुआ पढ़ रही है और उसके साथ बाकी सब लोग जो हैं वो उसको रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है मंजर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और वाकई ये मंजर देखकर हर मुसलमान का यही जी चाहता है कि बस पलक झपकते ही यहाँ पहुँच जाए, बुलावा आए और आप वहाँ पहुँच जाएं। चलें, ये तो हमने आपको वीडियो शेयर की, बढ़ते हैं आगे।
और अब बात करते हैं कल का दिन, जिस तरह बहुत अहम था। 4 बजे बजट पेश होना था। सबीन, हुआ क्या था वैसे? बहुत लेट हुआ था। सुना है जी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ हो गई थी। पहले तो इजलास में ज़ाहिर शामिल नहीं हुआ, फिर उसके बाद ज़रदारी साहब को, जो खबरें हमारे तक आ रही उसके मुताबिक ज़रदारी साहब से बात की गई, उसके बाद बिलावल साहब को मनाया गया और इसाक डार ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। शुएब, डिप्टी वज़ीर आज़म साहब ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना साहब, तो वो उन्होंने अब वज़ीर आज़म साहब की हेल्प की ना। देखें, अब वज़ीर आज़म साहब आसिफ ज़रदारी साहब से बात कर रहे थे, तो फिर ऐसे में जो डिप्टी वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपना फरीज़ा इसको समझा कि उन्होंने बिलावल साहब से बात की और उसके बाद इस बात पर मना लिया गया कि आप अपने लोग भेजें, लोग आए, बैठे, वो वक्त लगा ज़रूर लेकिन लोग आए, कोरम पूरा और उसके बाद बजट पेश हुआ। लेकिन जो बजट पेश हुआ उसके बाद जितने लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, चूँकि ज़ाहिर जब भी बजट आता है हम देखते हैं कि महंगाई का एक नया तूफान आता है। अच्छा, आप क्या बात करें, वैसे पेंशन में इजाफा हुआ है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, 25% तकरीबन इजाफा कर, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, मोबाइल फोन महंगा, टेक्सटाइल चमड़े की मसनूआत महंगी, सीमेंट महंगा, शीशा महंगा, कागज महंगा, सब कुछ हुआ महंगा, मेरा जीना हुआ महंगा। मैं टैक्स देता हूं पहले, मैं दूंगा टैक्स अब ज्यादा, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं पहले से लेकिन मैं दूंगा अब ज्यादा। जो नहीं दे रहा टैक्स वो कब देगा टैक्स, ये मेरा सवाल है। गाड़ियां महंगी, प्लॉट महंगे, रिहाइश महंगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी, मुर्गी महंगी, चीनी महंगी, सिगरेट महंगी, सब हुआ महंगा। मेरे बच्चों की किताब हुई महंगी, कॉपी हुई महंगी, कलम हुआ महंगा, मार्कर हुआ महंगा, न्यूज प्रिंट टेक्स्ट शूट उस पर भी हुई खत्म, मशरूबात महंगे हुए, ड्राई फ्रूट महंगा हुआ, बच्चों का दूध महंगा हुआ, ब्रांडेड मलबूसात चलो वो मानता हूं, ठीक है। अच्छा, खल, बनोला, पोल्ट्री फीड, माचिस, यू नेम इट, हर चीज महंगी। अब जब सब कुछ होगा महंगा, फिर सबीन आप कैसे कहती हैं कि सिर्फ तनख्वाह में इजाफा या पेंशन में इजाफे से मुझे यही बात लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पर तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं तो वहीं पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, वहीं पर अगर देखा जाए तो बाकी महंगाई भी ज़्यादा कर दी गई है। तो ये जो हमेशा हम देखते हैं वही चीज़ हमने रिपीट होते देखे और वो रेपिटेशन ये थी कि आपने सिर्फ अदल बदल कर दी, आपने सिर्फ फिगर्स को आगे पीछे कर दिया कि यहाँ पर आपने क्रेडिट लिया कि जी हमने तो तनख्वाहें बढ़ा दी, हमने तो पेंशन बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ आपने वही सारी कंपनसेशन जो है वो दूसरी चीज़ों के थ्रू आपने कर ली। सारी क्या मैं कहूँगी उससे डबल ही आप दोबारा पे कर रहे हैं अगर आप ओवरऑल देखें तो। ऑब्वियसली बजट पेश हुआ है, लोग मायूस हैं, लोगों की मायूसी बनती है और उसकी वजह यह है कि आपने ऑलरेडी जीना मुहाल करके रखा हुआ था एक आम इंसान का। मैं अब आम इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मैं बड़ी, क्योंकि मिडिल क्लास तो रही नहीं है यहाँ पे कोई, या एक अपर क्लास है, मिडिल क्लास नहीं है, अब लोअर मिडिल क्लास भी अब नहीं है, और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हम एक तरह से कह सकते हैं गरीब अवाम है, हमारी वो अवाम है। लेकिन अवाम क्या कह रही है बजट के हवाले से, आइए आपको सुनाते हैं। ये सर के गरीबों के बारे में कभी ना इन्होंने पहले सोचा है ना, ये अब सोचते हैं, ये सोचते हैं अपने जैसे अमीर लोगों के लिए। टैक्स लेना तो उनसे लें जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, टैक्स लगाने हम पे लगाने हैं। तो वैसे पीस रहे हैं 15-20 साल से, बस मजदूरी वो भी नहीं मिलती, मुश्किल से बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब 800-900 रुपये वाला मजदूर क्या करेगा, नहीं पूरा हो रहा। बिजली के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्योंकि मजदूर तबके को तो यही चाहिए, चीनी, आटा, घी, ये खाने वाली चीज़ें। अगर ऊपरली सतह पे तो गरीब का कोई तल्लुकात ही नहीं है। असल बात ये कि मिसाल पेशावर में ये हालात जारी है कि कभी काम मिल रहे कभी काम नहीं मिल रहे। वहाँ से महंगाई ने ऐसे हम पर बम गिराने की कोशिश कर रहे कि गरीब आवाम खाने की वजह भीख मांगने पर। कराची से कश्मीर, गिलगित से गवादर, ये हैं हमारे अवाम, उनकी राय आपने जानी है। अभी वफाकी बजट पेश हुआ है, ज़ाहिर है अभी इस पर बहस होगी, फिर ये पास होगा, फिर इसका इतलाक होगा, लेकिन सबको मालूम है कि क्या होगा। महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू होगा। और ये जो अभी आपको एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कल आ भी नहीं रहे थे लेकिन बाद में ज़ाहिर जैसे मना के उनको बिठा दिया गया, कोरम पूरा करवाया गया, अब वो बात तो ज़ाहिर है ये करते हैं कि नहीं जी हम अपनी शराइत मनवाएंगे, अवाम के हम साथ हैं और अवाम के साथ हम ज़्यादती नहीं होने देंगे। बट आपको भी पता और हमें भी पता है कि आखिर में मना ही लिया जाता है और पिसती है अवाम। बिल्कुल ऐसे है। वफाकी बजट हो गया पेश, आज पंजाब का बजट भी पेश होना है। माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात करें या पेंशन का जिक्र करें, वफाक के मुताबिक इजाफा उसमें तजवीज़ किया जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। पंजाब को जो आइंदा माली साल के लिए 5390 अरब रुपए का बजट है मुख्तस करने का तखमीना। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब, तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। लेट्स सी आज
पंजाब के बजट में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। मेरा ख्याल है मूड को चेंज करते हैं। Exactly, बहुत ज़रूरत है। कल मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ही सबके लिए बड़ा ही डिप्रेसिंग डे था। अब मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक तरह से अब वो जो मैं कहती हूँ नई सुबह होती है, जो मेरा इशारा था वो इसी तरफ था कि नई अपॉर्चुनिटी आगे छोड़ें, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर देखना पड़ेगा। अब जितनी ऊंची साइकिल बना दी गई है फ्रांस में 2 दोस्तों ने मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल तैयार कर ली है, जिसमें बैठकर बाकायदा सवारी भी की जा सकती है। और इस साइकिल की ऊंचाई 25 फीट है और 25 फीट 5 इंच है। अच्छा, अब ये अगर देखा जाए बड़ा ज़बरदस्त ये कारनामा है, बिकॉज नई नई जब चीज़ें आ रही होती हैं तो आप देख रहे होते हैं कि वो फौरन रिकॉर्ड में तब्दील हो जाती है। जिस तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, दोनों दोस्तों का ये कहना है कि दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल बनाने के ख्वाब उन्होंने पूरा कर दिया है। 5 साल पहले उन्होंने ख्वाब देखा था और 5 साल का अरसा उनको लगा इसको बनाने में। अच्छा, अब इन्हें इस किस्म की साइकिल बनाने की ख्याल एक दिन रेस्टोरेंट में, अच्छा बैठे हुए थे, दोस्त होते हैं ना शुएब, जिस तरह आइडियाज़ डिस्कस हो रहे होते हैं, हम कहते हैं जी प्रोडक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए, आइडियाज़ जो हैं बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसी तरह से रेस्टोरेंट में 2 दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि हम जो है कुछ नया करके देखें, तो उन्होंने कहा जी दुनिया की सबसे ऊँची साइकिल बना दें। तो खाना खाते खाते जूस पीते पीते उन्होंने ये प्लान किया और 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने इस साइकिल को तैयार कर लिया। इमेजिन ये साइकिल अगर पाकिस्तान में हो, साइकिल अगर कराची की शारे फैसल पर या इस्लामाबाद की किसी रोड पर हो या लाहौर में कहीं हो या मुल्तान में कहीं हो, तो जो साइकिल सवार होगा वो तारों पे झूले खाएगा। ठीक है, हाँ वहाँ ज़रूर चल सकती है जहाँ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिक वायर्स हो, अदरवाइज ज़रा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल, जहाँ लोगों का ख्याल किया जा सके। नहीं, वैसे पाकिस्तान में इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो करना नहीं चाहते। नहीं, आई मीन तारे अगर हैं भी, बिजली आ रही है, कम आ रही है ना। चल कुछ तो आ रही है ना शुएब, झूले में ले लेंगे थोड़ी सी, कुछ तो आ रही है ना। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि अंडरग्राउंड की आप बात करें ना कि एक सेफ सिस्टम होता है, उसके बाद आप यहाँ पर आप जो करना चाहते हैं आप वो करते हैं। आप बड़े बड़े बिल भी पास कर देते हैं अगर आपको किसी को बचाना हो, लेकिन वही वाली बात होती है कि जब आपने कुछ नहीं करना तो आपने नहीं करना। अपने लिए करना है, 2 महीने में हो जाएगा, पूरे 2 महीने में बिल पास हो जाएगा। डिफेमेशन बिल की तरफ मेरा इशारा है। सही बात है, लेकिन अगर आवाम के लिए कुछ होना है 2 साल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल पड़ा रहेगा, बिल पास ही नहीं होगा। मेरा ख्याल है फिर मूड चेंज करते हैं। बहुत जरूरत है, हमारा भी एग्रेशन आप लोगों की तरह जो देख रहे हैं, तो हम भी देखें पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश लेट्स गो टू जापान। ओके लेट्स गो। ओके, जापान हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया की तेज तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार हो चुकी है। स्पीड है इसकी 415 किलोमीटर फी घंटा और कारसस कंपनी है स्पार्क, इसने कहा है कि कार की जो स्पीड है इसको जांचा गया है, बाकायदा तौर पर दुनिया की तेज तरीन कार बन गई है। और इससे पहले दुनिया की तेज तरीन गाड़ी का एजाज एक रेमिक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके पास था और उसकी स्पीड थी 258 मील फी घंटा। इसको इन्होंने कर लिया है चेज। अच्छा, यानी अगर हम इस्लामाबाद से लाहौर जाएं तो घंटे से भी कम में पहुंच जाएंगे इस गाड़ी में। नहीं, कैसे पहुंच जाएंगे? मोटरवे से जाना पड़ेगा और मोटरवे पे चालान हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको स्पीड लिमिट बढ़ानी पड़ेगी जिसकी इजाजत दी जा सके। नहीं, मैं तैयार हूँ इस गाड़ी पे इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए। अगर मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं वो बैठे हो, चूंकि जब मेरा चालान होगा तो वो पे कर देंगे। करी ना दे, इस महंगाई के दौर में ना कोई किसी का नहीं है, ये उम्मीद मत रखें कि चालान आपकी वजह से होगा और कोई और आपका चालान पे करेगा। और अगर वो शख्स आपकी जिंदगी में है ना इस दौर के अंदर भी, तो कदर करो। आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, गुड, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, देखें, नो ओवर स्पीडिंग, सिर्फ इसलिए कि आप पे कर लेंगे, दैट्स रॉन्ग एटीट्यूड। आपको अपनी स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है, अपनी जान की हिफाजत आपने करनी है और जितने आपके साथ लोग उस गाड़ी में और अदरवाइज भी है। मोटरवे पे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो अल्लाह माफ करे, इतना खौफनाक मंजर होता है कि एक गाड़ी अगर लगती है खुदा ना खास्ता तो उसके पीछे एक लाइन लगती है गाड़ी को। पिछले दिनों भी हमने एक ऐसे ही एक्सीडेंट देखा था मोटरवे पे, 6 गाड़ियां जो है वो एक साथ लगी थी और उसके बाद जो है वो उसमें काफी ज्यादा हमने नुकसान भी देखा था। तो मुझे कोई ये बता दे, ये गाड़ी बनाई क्यों है? ये गाड़ी कुछ क्या बोलते हैं उसको, सैंपल्स होते हैं, कुछ बनाते हैं कि नई चीज है कुछ भी, अब वो रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। आपने बनाना ही है, मेहनत ही करनी है, तो आप ट्रेन पर करें, आप किसी और डोमेन में करें, एनर्जी सेविंग पे करें। नहीं, रेसिंग कार मतलब रेस में तो जाहिर है अनसेफ नहीं है।
अरे रेसिंग कार है, उनकी ट्रेनिंग होती है लोगों की, वो प्रॉपर उन्होंने ऑब्वियसली गैजेट्स पहने होते हैं, वो एक ट्रैक उसका डिफरेंट होता है, वहां पर आम रोड पे थोड़ी चला सकते हैं वो ये गाड़ी। उनको कहें कि भाईजान आप जो मेहनत उस गाड़ी पे कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी थोड़ी हमें समझाएं, बताएं, सिखाएं, हमारी ट्रेनों पे लगाएं, ताकि ईद पे स्पेशली जो ट्रेन पे किसी ने आना जाना होता है। आप ये बात ना करेंगे हमें नहीं आता, मैं आता कर दे क्यों नहीं हो फिर आप अभी, अच्छा आप अभी को होंदा क्यों नहीं? अच्छा आप देखिए, अभी वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश होगी कि आपको लगता है कि ये गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, कुछ अरसे के अंदर, हो सकता है पूरे 2 दिन के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर जो है वो गाड़ी आपको मिल जाए। करना चाहे कर सकते, ना करना चाहे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मूड को चेंज, नो मोर सियासत। अच्छा लेट्स गो टू अर्जेंटाइन नाउ। अच्छा वहां पर बड़ी एक मैं कहूंगी, जो आप सेफ और अनसेफ की बात कर रहे थे, अब इस पे ज़ाहिर आपका तबसरा देखा जाएगा। एक शहरी को वहां पर बुलंदो बाला इमारत पर चढ़ने की एक खतरनाक वीडियो जो है सामने आई है कि किस तरह से वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा है। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई उस पर देखे किसी भी किस्म का कोई हिफाजती इकदाम नहीं है, ठीक है। 30 मंजिला इमारत है जिस पे चढ़ने की वो कोशिश कर रहा है और आखिर में पुलिस ने ज़ाहिरा उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन साथ साथ कोई रस्सी नहीं है, कोई किसी भी किस्म के हिफाजती इकदाम अच्छा, वो रेस्क्यू करने जा रहे हैं, भाई उधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ कि ये कितनी खतरनाक किस्म की हरकत थी, ये देखें। अच्छा 2, 3, 4 रेस्क्यू एहलकार पहुंचे हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो भाईजान तो पता नहीं किसी मूड और ही मूड में थे। बड़ी हैरानगी की बात है कि वैसे इतनी ऊंचाई तक अच्छा क्यों गए थे इसके बारे में अभी तक सामने आई नहीं है। अच्छा बीवी से नाराज थे, किसी और से नाराज थे, हुआ क्या था? हो सकता है ऐसे लोग अक्सर अगर देख रहा हो तो मतलब सीरियस नोट पे अगर देखा जाए तो थोड़ी बाद में जब थोड़ी एग्जामिनेशन होता है सब कुछ, तो कुछ मेंटल इलनेस भी सामने आती है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी स्केरी और दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल। सो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर में उसको बचा लिया गया है। बिल्कुल ऐसा। चलेंगे हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम करेंगे जो बजट प्रपोजल है उसका पोस्टमार्टम। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत साथ मौजूद होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बजट की बात करें तो कल जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% इजाफे की तजवीज़ दी गई, किफ़ायत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद को 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया, यानी किया जाएगा, ये तखमीना ज़रा लगाया जाता है। और क्लाइमेट चेंज के असरात कम करने के लिए ई बाइक्स के लिए 4 अरब जबकि तवानाई की बचत के लिए 2 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब मुकर्रर किया गया है और नए प्लॉट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी 5% टैक्स और डीजल और पेट्रोल पर 80 रुपये लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। इसी बजट पर मजीद बात करेंगे, जायज़ा लेंगे। माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। शाहिद साहब, पहले तो एक कमेंट जो कल बजट पेश हुआ उस पर कीजिएगा, मजमूई तौर पर आपने बजट को कैसा देखा? ये बुनियादी तौर पर ये बजट का मकसद सिर्फ ये है कि हमें IMF से कर्जा और उसकी किस्तें मिल जाएं, ताकि आलमी मालियाती इदारों से कर्जे मिल जाएं और जो डिपॉजिट्स वगैरह हैं वो रोल ओवर हो जाएं। इसका कतई ये मकसद नहीं है। आदाद शुमार ये वाज़े कर रहे हैं कि इसका ये मकसद नहीं है कि मईशत में बेहतरी आए या आवाम को रिलीफ मिले या मईशत की शरह नमू तेज़ हो या जो है वो गुर्बत में कमी हो या बेरोज़गारी में कमी हो। ऐसा कोई मकसद मुझे नज़र नहीं आ रहा, कम से कम जो आदाद शुमार ख़ुद हुकूमत ने पेश किए हैं। हाँ, ये बिल्कुल है कि अशराफिया के कुछ मफादात हैं, उनका यकीनन तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। जो बैरूनी अशराफिया है जिसमें IMF भी शामिल है, उनकी शराइत को जहन में रखा गया है। तो ये कहना कि ये होम ग्रोन है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। इसके नतीजे में हम यही देखेंगे कि खुदा न खास्ता जो है माली साल जो शुरू हो रहा है, इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इस बजट के नतीजे में हम देखेंगे रुपए की कदर गिरेगी। ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। नंबर 1 महंगा, नंबर 2 हमारी जो है बेरोज़गारी बढ़ेगी। नंबर 3 हमारा तिजारती खसारा बढ़ेगा। नंबर 4 हमारा करंट अकाउंट का जो खसारा है वो बढ़ेगा। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो 1.5 गुना से ज़्यादा हैं बरामदात से, और जैसे वज़ीर साहब ने खुद कह दिया, रिकॉर्ड पर आ गया अब तो वो, कि हम FBR ने 2024 में 15,000 अरब रुपया कम वसूल किया है FBR को, जितना उसको करना चाहिए था। अब ये जो बदफ रखा गया जिसका अभी आपने इशारा किया 12,970 अरब, वज़ीर-ए-आज़म के फार्मूले के मुताबिक इसमें भी इस साल जो कैपेसिटी है FBR की, जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, उससे 15,000 अरब रुपया इस साल भी कम है। और यही वो हमारी ख़राबियों की जड़ है। क्यों? क्योंकि अगर ये 15,000 अरब रुपया जो चोरी हो रहा है या आप नहीं लेना चाहते हैं लगा देते,
तो ना बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ते, ना गैस के नर्ख बढ़ाने पड़ते, ना पेट्रोलियम लेवी लगाना पड़ता, ना आवाम पर नए टैक्सेस लगाने पड़ते, ना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती। तो आज अब ये फैसला कर लेना होगा कि अगर आप टैक्सों की वसूली पोटेंशियलिटी के मुताबिक मंशूर, तीनों पार्टियों के मुत्तफ़क़ा मंशूर के मुताबिक और आइन के मुताबिक नहीं करते तो आपका मसला हल नहीं होगा। दूसरा बड़ा मसला जिस पर तवज्जो ही नहीं दी गई और बड़ा अहम है, देखिए हमारी बचतों की शरह इस वक्त 7.3%। खित्ते के मुल्क की बचतों की बात कर रहा हूँ, दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर ये 20 से ऊपर है। खुद पाकिस्तान में 2002 में ये थी 17%, यानी 2002 में जो कुछ बचतों की शरह थी आज उतनी के करते तो 10,000 अरब रुपये आपको ये इजाफी बचतों में मिल जाता। तो 10,000 अरब की यहाँ शॉर्टफॉल है, 15,000 की टैक्सेस में शॉर्टफॉल है और मुल्क की सरमायाकारी हो नहीं रही है क्योंकि लोग जो है ना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, मुल्क में सरमायाकारी हो ही नहीं रही है। हमारी तो 13% है और बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही है। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि आप सिर्फ कर्जे लेकर निष्कारी करके खुदा न खास्ता रीशेड्यूलिंग करा के आप वक्त गुजार रहे हैं और अगले माली साल में जो आदाफ रखे हैं मैं आज रिकॉर्ड पर बता दूं, बजट खसारे का हदफ हासिल नहीं होगा, महंगाई का हदफ हासिल नहीं होगा। तो फिर तो ये वही हो गया कि आवाम की मुश्किलात क्यों, क्योंकि मेरा जो मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसकी ग्रोथ रेट इस साल है 6.8, हमारी 2.4 रही है, यानी हमारी 2.5 गुना कम है। लेकिन हमारी जो महंगाई है उनसे 5 गुना ज़्यादा है, यानी उनकी महंगाई है 4.8, मेरी 25 है। ये दो आदत शुमार चीख के कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसियों में ख़राबी है, मुल्क के वसाइल में कमी नहीं है, मुल्क में सब कुछ पोटेंशियलिटी है। हमारे कोई 10 बिलियन बच्चे जो 10 मिलियन लोग 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 26 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। और ये दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कूल न वाले बच्चे हम, हालांकि हमारा आइन कहता है 25 अलिफ। तो ये मोटे मोटे नुकात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। शाहिद साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये जो आपने सारे आदाद शुमार बताए, वाकई बड़े अलार्मिंग है। और इस बारे में हैरानगी इस बात पे होती है कि आवाम के बारे में हुकूमत क्यों सोच रही। वज़ीर ख़जाना साहब तो कहते हैं बड़ी ज़रूरत थी इसकी, इसके अलावा मुल्क आगे नहीं चल सकता और सबको जाहिर है इसमें तनकीद के बजाय सबको साथ देना चाहिए ताकि हम मईशत को आगे ले जा सकें। लेकिन जो आप स्टैट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, खुदा न खास्ता। अब ऐसे में तनख्वाहदार तबके की अगर बात की जाए, एक तरफ तो बात हो रही है जी तनख्वाह बढ़ा दी गई है इतने फीसद, दूसरी तरफ देखिए कितने टैक्स लगा दिए गए हैं। इस हवाले से आप क्या देखते हैं? जिनको टैक्स में लाना चाहिए था उनको दोबारा नहीं लाया गया और हमेशा जो है वो फिगर्स को आगे पीछे करके बस ये क्रेडिट ले लिया गया है कि देखिए जी हमने तो जी सरकारी मुलाजमों की जो तनख्वाह है वो बढ़ा दिया। नहीं, देखिए ना, आपने अहम बात की, सरकारी मुलाजिम जो है कोई बेवकूफ़ नहीं है। जब हमें ये पता है कि एक तो आपने उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने ये कहा कि पेट्रोलियम लेवी भत्ता हमने बढ़ा दिया, खुद ही कह रहे हैं ना, अवाम पर आपने नए टैक्सेस लगा दिए। तो ये जो नए टैक्सेस, ये भत्ता जो पेट्रोलियम लेवी है और तनख्वाहदार तबकों पर भी टैक्सों में इजाफा किया गया है। तो नेट अगर आप मुझसे अगर आप पूछें तो उनको जो कुछ दिया गया है उससे ज़्यादा उनसे वापस लिया गया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब तक जो है ना हमारे अवाम नहीं समझेंगे, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी अप्रैल में हुकूमत ने ट्रेजरी बिल बेचे हैं जो मालदार लोग और बैंक्स वगैरह खरीदते हैं, उस पर 21% मुनाफा दिया है हुकूमत ने, 21%। लेकिन जो शोदा की फैमिली हैं, जो बहबूद हैं, जो माजूर हैं, जो बेवाएँ हैं, ये बहबूद वगैरह पेंशनर्स के अकाउंट हैं, उन पर 16% दिया। मुझे आप बताइए, दुनिया में कभी ऐसा होता है कि शहीद, बेवाएँ, यतीम, माजूर को 16% और बड़े बड़े मालदार लोगों को 21% आप मुनाफा कर रहे हैं? ये अभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अभी हुआ है। नंबर एक तो ये बुनियादी चीज़ है जो अंधे को भी नज़र आ रही है। दूसरी ये था कि जब आप ये हरकतें करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, अब मैं 2 फिगर देना चाहता हूँ क्योंकि अवाम की भी की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, हुकूमत पर दबाव नहीं डाल रहे। इस वक्त जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं, अगले साल का जो हदफ है उसमें सूबों को हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है, सूद जो अदा करना है वो उससे 4,500 अरब रुपया ज़्यादा है, सिर्फ सूद। तो पूरा मुल्क, पहले तो ये 4,500 सूद के लिए आपको चाहिए, फिर पूरा मुल्क कर्जों पे चलेगा। देखिए ना, ये हमारा मुल्क है, हमें ये चीज़ें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? 4,500 अरब रुपया ज़्यादा है सूद उस रकम से जो FBR के पास है नेट सूबों को देने के बाद। वफाक के जो रेवेन्यूज़ हैं, टैक्स रेवेन्यूज़ मिला लें, नॉन टैक्स मिला लें, सब मिला लें, वो जो रेवेन्यूज़ हैं उससे सूद और दिफा नहीं होता, यानी दिफा भी आप कर्जों पे चलाएंगे। तो फिर ये 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, ये 10 करोड़ गरीब जो कि अपने बच्चों को
जो है 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, जो स्कूल नहीं भेज सकते, जो उनका इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, उनके लिए क्या है? और दूसरी बात ये थी कि 23वें, हम रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हम 1965 से अब तक 23 मरतबा IMF के प्रोग्राम में गए हैं, अब ये 24वें में जा रहे हैं। और हमने यकीनी बना लिया है इस बजट को देख के, मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि ये 3-4 साल का जो प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम 25वें प्रोग्राम में खुदा न खास्ता जाएंगे, इस बात को यकीनी बना लिया गया है। जबकि भारत जो है 1994 के बाद से नहीं गया आज तक, और हम बांग्लादेश जो है 2011 के बाद से एक दफ़ा गया है। और ज़ाहिर है हम मुसलसल जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे में एक शॉर्ट कमेंट शायद साहब अगर आप कर दें, चूँकि इससे पहले आपने IMF की बात भी की, आपने कहा गैर मुल्क जो बैरूनी अशराफ है उसको हम खुश करते हैं, कि वाकई IMF ये कहता है कि गरीब पे से, कि IMF ये कहता है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उससे टैक्स ज़्यादा लो, या कि IMF ये कहता है कि नहीं, जो टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्स नेट में लाओ, जो सेक्टर टैक्स छूट में है उसे टैक्स नेट में लाओ? देखिए, आपने एक अहम नुक्ता उठा दिया है। पहले मैं आपसे बता दूं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान जो सारी दुनिया में, आपके चैनल पर भी मैंने सुना था, उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान से कहा है आप गरीब मालदार लोगों से टैक्स लें, बिल्कुल, और गरीब आवाम को मराद दें, ये उनके अल्फाज हैं। बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हम तो मालदार लोगों से टैक्स नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है। वो कहते हैं देखिए आपका मुल्क है, हमारा मशवरा देना है, हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप अवाम पे GST मत लगाएं, ये ना करें, हमने आपको हल बता दिया। अब आप ये कहते हैं जी मालदार लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहते, तो फिर कैसे मुल्क चलाएंगे? कहते हैं जी हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे। वो कहते हैं हम उसी को मजीद टैक्स में पीसेंगे जो कि ऑलरेडी पिस रहा है। शायद साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और बहुत ही उम्दा तरीके से आप स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर दिए कि हुकूमत क्या बता रही है, वो खुद क्या इतराफ़ कर रही है, ये सब हमारे सामने है। तो इसलिए वो चाहे लफ्ज़ों की हेर फेर हो, वो चाहे बातों की हेर फेर हो, वो चाहे फिर नीयत का फतूर हो, मैं इसको बिल्कुल ये कहूँगा, चूँकि ज़ाहिर है पिस अवाम रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं हुकूमत और जो अहम इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो दरार जो पैदा हो रही है, जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, उस हवाले से ज़रा बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बजट सेशन की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी देखा कि ऐवान में हलचल मची रही है, और जब पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शरीक ना होने का फ़ैसला किया, अच्छा, ताहम इसहाक डार साहब ने फौरी तौर पर वो इंटरवीन किया, बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की उन्होंने और राज़ी करने की कोशिश की, और राज़ी कर भी लिया, कोशिश में कामयाब भी हो गए। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब ने जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है उनसे मुलाकात में वफाकी बजट, हालिया दौरे चीन और मजमूई मौशी सूरत हाल पर एतमाद में उनको लिया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो कि कल हमने देखी थ्रू आउट जो चलती रही। लेकिन अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, तो सबीन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर उस वक्त तनकीद के नश्तर बरसाए हैं जब पंजाब में बगैर मुशावरत के हक़ इज़्ज़त का बिल पेश किया गया था और उजरत में मंजूर कराया गया था, और फिर गवर्नर सलीम हैदर की गैर मौजूदगी में कानून पर दस्तखत करके नाफिज भी किया गया। अच्छा, ये तो एक मामला। फिर जो बजट की बात आपने की, उसकी तैयारी में जो मुशावरत नहीं हुई, तो इत्तेहादी जमातों के अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वज़ीर ख़जाना पर तनकीद की जा रही है। ये जो सियासी उफ़क़ पर एक और अहम पेशरफ्त है, उस पर भी हम क्विकली बात कर लेते हैं, जो कि PTI की तरफ से है कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया है, और बाज़ाब्ता ऐलान जो है PTI गौहर खान ने अडियाला जेल के बाहर किया था। अब इस पर क्या होगा आगे, इस पर भी कमेंट लेंगे, लेकिन जो बजट वाला मामला है स्पेशली एंड PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दरार की खबरें आ रही हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट हैं बुखारी साहब आज प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नैर साहब, आपने वक्त दिया। साहब, सबसे पहले यही कमेंट लूँगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो इस वक्त एक इख्तलाफात की फ़ज़ा कायम हुई है, क्या उसकी बुनियादी वजह अब वाला मामला हक़ इज़्ज़त वाला मामला था, या कि मामला ज़्यादा ख़राब हुआ है बजट में मुशावरत ना करना? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश है कि हम तो कोलिशन पार्टनर्स हैं, और कोलिशन पार्टनर्स में जो ओपिनियन हो जाता है इशू टू इशू। ऑब्वियसली जो पंजाब वाला मामला था उस पर भी हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जो पंजाब असेंबली में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऑल्दो उनके पास स्ट्रेंथ है मेजॉरिटी की चीफ मिनिस्टर के वोट के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन हम वफाक में जो उनके साथ हैं, और वफाक में हमारे बगैर वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो उसी प्रिंसिपल पे हम उनके साथ सूबे में भी हैं। अच्छा, और मेरी यार सुनने, उस पर उन्होंने वो नहीं लिया ऑन बोर्ड हमें, और उस पर मैं समझता हूँ कि भला हमारे नंबर बेशक कम हो, लेकिन हम बैठे तो ट्रेजरी बेंचेस में उनके साथ बैठे हुए हैं, और हमारी जमात के लीडर को उन MPs को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था।
और हम समझते हैं कि उस कानून को और बेहतर तरीके से लेजिस्लेट किया जा सकता था। जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, और पर्टिकुलरली जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनको एतराज़ आ रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए कदम तो लगनी चाहिए, कंट्रोल तो करना चाहिए, तो रेगुलेट तो करना चाहिए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आप ऑन बोर्ड ले लेते। लेकिन अब नैयर साहब, ज़ाहिरा आपका हक भी है, उसी लिहाज से ज़ाहिरा आपने उस पर बातचीत भी की, अपनी रिजर्वेशंस आपने शो किए हैं, बट अब तो बजट पेश हो गया, अब रिजर्वेशंस क्या दूर की गई हैं या आगे की जाएंगी? अब आगे क्या होगा? डिफरेंस नाउ, बजट पेश होना और बात, और पास होना और बात। अभी ये तजवीज़ है, चीज़ है, ये प्रपोजल्स हैं, और ये फाइनल है, ये एक्ट नहीं है। तो अभी ये 15-18 दिन लगेंगे, इस पे डिबेट होगी और इस पे कंसल्टेशन भी होगी, कट मोशंस भी आएंगे। तो अल्टीमेटली हम समझते हैं कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पीएमएलएन और पाकिस्तान भी ये ज़्यादा मुनासिब बात है कि बाकी किसी नतीजे पे पहुंचे ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। अच्छा, जो पीएसडीपी की बात आपने की, उस पर ज़्यादा मुशावरत नहीं हुई, आप लोगों को मालूम नहीं है कि कितना इस तरह का बजट होगा, बट इसके अलावा जितने प्रपोजल्स आए हैं आप लोगों के सामने, किस पर आपको एतराज़ है, किस पर आपको लगता है कि नहीं इस पर बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए? इसमें देखिए, जो बुनियादी बातें जो है मैं समझता हूँ कि अभी 19 ट्रिलियन रुपीस का आपने बजट प्रपोज किया है ना जी, और आपने रेवेन्यू कलेक्शन की है कोई ऑलमोस्ट 13 ट्रिलियन की। ये शॉर्टफॉल है, इसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा। फिर आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन है पिछले साल की बनिस्बत इस साल आपने 40% इंक्रीज कर दिया। 38%, यस, उसमें भी 40% इंक्रीज हो गया ना। ऑब्वियसली उसमें जो प्रपोजल्स आई हैं, तो अगर हमारी कंसल्टेशन होती, जो मिनिमम फॉर एग्जांपल जो मिनिमम पे उन्होंने रखी है या वेज रखी है, दैट इज 37,000 जी, इसमें भी हम समझते हैं कि इसको और होना चाहिए था। तो जो जीएसटी बढ़ रहा है, जीएसटी से कॉमन आदमी भी इफेक्ट होता है। एक लेबरर से लेके ऊपर तक जो ग्रेड 22 का जो बिजनेसमैन है वो इफेक्ट होता है। जीएसटी जो है उससे बेहतर ये था आप टैक्स नेट बढ़ाते, आप उन लोगों को इन्वॉल्व करते जो टैक्सेबल इनकम है। हम बात कर रहे हैं नैयर साहब, इसमें इजाजत दीजिए कि छोटा सा सवाल और कर लूं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टैक्स की हो रही है। जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के स्लैब्स को चेंज किया गया, उस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शोर हो भी रहा है, आपकी राय उसमें क्या है? देखिए, मुझे तो ये डर लगता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कन्फाइन करना चाहिए, और इन्फ्लेशन कन्फाइन कैसे होगी? आप एक तरफ आपने जीएसटी बढ़ा रहे हैं, एक तरफ पेट्रोलियम लेवीज बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। तो वो को फार्मूला बताया जाए कि परचेजिंग पावर भी आप बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस भी आप बढ़ा रहे हैं, तो हाउ वुड यू स्टॉप द इन्फ्लेशन? एक बात। लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ, जो भी इस मुल्क में कमाता है उस पर मुल्क का हक बनता है कि वो मुल्क को टैक्स दे, बेशक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी क्लास का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी क्लास का, वी शुड पे द टैक्स। अगर रियासत को चलाना है तो हमें वो अपनी जिम्मेदारी बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बतौर इंडिविजुअल हमें निभानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा नैयर साहब, अब जरा ठीक है, ये सारे मामलात आपने हाईलाइट भी कर दिए कि आपकी रिजर्वेशन है, और लेट्स सी के आगे क्या होता है भी, क्योंकि अभी ज़ाहिर है आप यही बता रहे हैं कि अभी मुशावरत होनी है, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होगी, काफ़ी ज़्यादा तकरीबन बातचीत होगी, और उसके बाद देखते हैं कि बजट पास होता है कि नहीं। अब जरा आ जाते हैं मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। अब कल भी देखा, ऐवान का हाल सबके सामने था कि किस तरह से नारेबाजी हो रही थी अपोजिशन की तरफ से, किस तरह से खलल डालने की कोशिश की, जो कि हम हर मरतबा देख रहे होते हैं। क्या अब मुज़ाकरात होते आप देख रहे हैं, कोई पहल करेगा, या आगे आप किस तरह से मामला चलते देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये खासा मैं समझता हूँ कि स्टांस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या फॉर्मर पीटीआई है, उनका चेंज आया कि उनके लीडर ने गुफ्तगू सुनी थी आमाद की जाए, लेकिन कब वो रिट्रीट करते ये भी कोई पता नहीं। एक मौके पे वो बात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये यू टर्न लेना आपको नहीं, बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहा। एक तो कॉन्फिडेंस बेस्ड बिल्डिंग मेजर्स की बहुत जरूरी है।
अच्छा, सेकेंडली मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ अचकजई साहब को, महमूद खान अचकजई, जी जी। वो सीजन पॉलिटिशियन है और वो नौजवान की आदत नहीं है, ना नौजवानों के हाथ में है। वो बड़े अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा है, मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं। हम समझते हैं कि अगर उनको इख्तियार दिया तो शायद वो आगे नहीं, अभी जो खबरें आ रही है नैयर साहब, वो तो यही है कि उनको इख्तियार दे दिया गया है। अब जाहिर है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, तो ये बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट आपको लग रही है? ये डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन कब वो रिट्रीट कर जाए पीटीआई की क़यादत, ये तो हमें पता नहीं कि कब थे। तो हमने 2023 में भी देखा, जो इलेक्शन से पहले जो टीम उन्होंने भेजी प्रेसिडेंट का सदमर की, वो हमारे साथ कुछ क्या कर देंगे, आप दे अपनी लीडर के पास, उन्होंने कहा नो। तो फिर ये असल बात यह है कि अगर वो सीरियसली समझते कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, तो हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने को हम तैयार हैं और उनको भी आमादगी जाहिर करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। हमने वो बैड डायलॉग, हम इश्यूज को रिजॉल्व करें ना। डांग मारी से तो इशू रिजॉल्व नहीं होते, डंडा मारने से तो इशू रिजॉल्व नहीं होते। लेकिन जो मुतालिबात सामने रख रहे हैं वो अभी भी, चूंकि ज़रा इससे पहले भी जब मुतालिबात उनसे पूछे जाते हैं पीटीआई से, वो जो 2-3 बातें करते हैं उसमें वो कहते हैं कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ज़ाहिर इसमें वो इमरान खान का जिक्र भी करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं मैंडेट की चोरी का जिक्र करते हैं कि उस पर बात होनी चाहिए। अभी 2 ऐसे मामला हैं, इस पर मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि इमरान खान को रिहा PMLN और पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करना सर, मुज़ाकरात फिर आपसे कैसे? देखिए, 2 बातें बुनियादी बातें हैं। केसेस उनके कोर्ट्स के पास है, रिलीफ उनको कोर्ट से लेनी है। लेकिन अगर जो मुतालबात है, तो फिर वो मुतालबात अगर गुफ्तो शनीद से पहले मान लिए जाएं, तो फिर गुफ्तो शनीद किस बात पे है? फिर मुज़ाकरात किस बात पे है? अच्छा, ये तो देखे ना, वो रिलीफ तो मुज़ाकरात से पहले रिलीफ मांग रहे हैं। हाँ। जब रिलीफ उनको मिल गई तो फिर मुज़ाकरात क्या हो गए? वैसे नैयर साहब, कानूनी तौर पे देखा जाए तो रिलीफ तो इसकी तो डिमांड करना भी एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कानून तो इंसाफ देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि रियासत के पास आईन में इख्तियारात है, सेंटेंस को कम्यूट करने का, सेंटेंस को जो है वो उसकी माफ़ी का, केसेस की विड्रॉल का, ये सारे कानून मौजूद है ना, ज़ाब्ता फौजदारी में है ना। यानी ये मुमकिन है कि बातचीत हो और हुकूमत की तरफ से या रियासती सतह पर रिलीफ दिया जा सके, ये मुमकिन है। व्हाई नॉट? आप ज़ाब्ता फौजदारी देख लें, उसमें आके रियासत में मसला एक और आ जाता है नैयर साहब कि अगर ये बातचीत हो जाती है और ऐसा रिलीफ मिल जाता है, फिर एक और धब्बा लग जाता है कि डील हो गई। देखिए, ये बात यह है कि इतने मटेरियल डील होगी कि नहीं होगी, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने का रास्ता आप बता दें। आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैं एक जुमला नहीं, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें सजेस्ट कर दे मीडिया, हम पॉलिटिशियंस को सजेस्ट कर दे कि ये रास्ता इख्तियार करें, इस गुफ्तगू कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मीडिया तो यही कहता है, मीडिया तो इसके अलावा आपको क्या ही मशवरा दे सकता है? सवाल कर सकता है। मीडिया का हम मशवरा देना नहीं है, मीडिया का हम सवाल करना है, जो हम आपसे कर रहे हैं। सवाल किया ना, तो मैंने कहा कानून मौजूद है, ज़ाब्ता फौजदारी में यह बात मौजूद है, विड्रॉ का। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सर ये मेरे नई बात है। हाँ, सेंटेंस माफ करना वो एक और मामला है। कानून, क्या ये भी कानून है कि किसी पर केस बना और रियासत उस केस को खत्म कर सके, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? वो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 494 है, यहाँ पे केस विड्रॉ कर सकती है रियासत। अच्छा, केस विड्रॉ कर सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं, हुकूमत की नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक जुमला सिर्फ और, कमिंग बैक टू द बजट थिंग है, वो जो इख्तलाफात, बस एक छोटा जुमला उस पर दीजिएगा कि एक इख्तलाफ ये भी उसमें हो रहा है कि जो पीपल्स पार्टी राय रखती है कि मुशावरत नहीं की गई, हम कोalition पार्टनर है, हमारी वजह से हुकूमत है, हम ना हो तो हुकूमत नहीं चल सकती। आप लोग कैबिनेट में नहीं है सर, आप लोग साथ नहीं है, उनके साथ नहीं बैठते, वो मुशावरत कैसे करें फिर? देखिए, कोalition पार्टनर में हमेशा मुशावरत होती है। अच्छा,
हम कैबिनेट को ऐसा इसलिए बनेंगे ताकि वो अपने मामलात को पूरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर सके। चलाने देना सर। नहीं मेरी यार सुन लेना। जी जी जी। जिनकी गवर्नमेंट हमारे आसरे पे हो, हमारे वोट पे हो और हमें बोर्ड पे ना लिया जाए और वो फिर हम भी आवाम को जवाबदेह होंगे ना। ये अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि जवाबदेह आप भी होंगे, चाहे आप कैबिनेट का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल जवाबदेह आप हैं, इसलिए आप लोग कह रहे हैं मुशावरत होनी चाहिए। थैंक यू सर। नईर हुसैन बुखारी साहब साथ मौजूद थे, बहुत अहम मौजूद हमसे गुफ्तगू करने। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो हम कहते हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया हो, और आप एज एन एक्सपर्ट कहीं पर आते हो इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया और उसके बाद माशाल्लाह लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो कि उनके पास जाते हुए इनकार कर सकता हो। अच्छा, ये गुण उनके पास है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से लोग जो कि नहीं खुल रहे होते किसी के सामने, बट ही इज़ हैविंग दैट कैपेबिलिटी, या वो शायद एक ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हैं कि आप शेयर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी के माहिर हैं जी, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब जो है अपना पॉडकास्ट अभी काफ़ी अरसे से अपना पॉडकास्ट रन कर रहे हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और सोशल मीडिया के हवाले से आप वैसे एक बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जी जी, वो मैं करूंगा, साथ करेंगे, सवाल करेंगे। हाँ, वो सवाल करेंगे। हाफिज अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। शुएब के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। शुरू में कर लूं? हाँ, उससे शुरू करते हैं, उसके बाद ही तो आगे बात करेंगे। मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, माशाल्लाह हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या कोई एक भी इस काबिल नहीं है कि आप उसे फॉलो करें? आपने किसी एक को फॉलो नहीं किया हुआ। You're following zero। अब ये देखिए कितना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास एक और अकाउंट है जहाँ से मैं सबको फॉलो करता हूँ। अच्छा, वैसे अगर देखें हम अमूमन हम ऐसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देख रहे होते हैं जिनकी ज़ीरो फॉलोइंग होती है, मतलब सॉरी ज़ीरो किसी को फॉलो नहीं कर रहे होते, और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक होती है? नहीं, असल में मसला ये होता है कि अगर इस मेन अकाउंट से 2-3 को फॉलो कर लेना, ये एक को भी दिल करता है करने को, ठीक है, तो वो जो यार मुझे भी फॉलो करें, फिर मैं लॉजिक देता हूँ यार देखो मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली उससे बचने के लिए अलग एक अकाउंट है जहाँ से सब पे नजर होती है कि कौन क्या कर रहा है। वैसे हम यही सोच रहे थे ना कि शाहरुख खान तक उन्होंने फॉलो किया हुआ है कुछ लोगों को, चाहे 8-10 लोगों को, लेकिन शाहरुख खान ने भी फॉलो किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, बस यही रीजन है कि अलग एक अकाउंट है, वहाँ से देखते रहते हैं। चलें, जबरदस्त। अब बताएं जिंदगी कैसे चल रही है? जबरदस्त, अल्लाह का बहुत करम है। ग्रेट, मजे। अच्छा, मैं हर शख्स से जरूर एक सवाल करता हूँ जो कि किसी एक पीक पर पहुंचा और ज़रा उसका एक सफ़र जारी होता है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अल्लाह का करम होता है। बेशक लोग ये कहते हैं कि मैं असराय मजाक की बात करता हूँ कि जब कामयाब हो जाता है तो घर में एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी करते हैं कि दादा अबू की होती थी, वो चाहे गाड़ी के नीचे आके फौत हुए हों या सारी ज़िंदगी गाड़ी में ना बैठे हों, एक गाड़ी फिट की हुई कि दादा अबू की। भाई मेरे दादा अबू के पास कुछ भी नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, अल्लाह ने करम कर दिया। तो पहली चीज़ ये है कि नस्ल दर नस्ल कुछ नहीं चला आ रहा, अल्लाह ने करम कर दिया। और यही चीज़ें देखें, अभी आप शदीद गर्मी के अंदर देखें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पे मजदूर काम कर रहे होते हैं ना। मैं उस सक्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैं इस्लामिक टॉपिक को नहीं छोड़े, हम दुनियावी सक्सेस की बात करें, तो वो क्यों नहीं कामयाब होता, वो क्यों नहीं पैसे कमा पाता, वो क्यों नहीं मशहूर होता, हालांकि वो हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इस पे अल्लाह के करम को जब आप मानेंगे ना, होता सब पे, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। लेकिन आपने गोल्स कैसे सेट किए थे कि ये गोल है आपका? आई स्टिल रिमेंबर, मैंने पीटीवी पे आपका एक इंटरव्यू किया था, आपको अगर याद हो, बहुत पुराना, बिल्कुल मुझे अच्छे से उस टाइम पर आपने पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया हुआ था। अभी आप मेरे ख्याल है एज अ ई कॉमर्स एक्सपर्ट आप 1.5 ईयर हुआ मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट किए हुए। हाँ, 1.5 साल हुआ उस टाइम पे। अच्छा, क्या गोल स्टार्ट से सेट किए थे कि मुझे फेमस होना है या मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, अपना कोई इनिशिएटिव लेना है? नहीं, ऐसा सच कोई गोल भी सेट नहीं थे, क्योंकि जिस तरह की मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे लिए वही बहुत बड़ी कामयाबी थी जो मैं ई कॉमर्स में कर रहा था। मैं बहुत बड़ी सक्सेस थी। मेरे फादर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कभी साइकिल खरीद लें, कभी टेप रिकॉर्डर खरीद लें और रिस्ट वॉच, ये 3 उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिशें थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब अल्लाह ने इससे कहीं आगे दे दिया तो उससे आगे कुछ सोचा भी नहीं था। पॉडकास्ट का ये हुआ था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया था एज अ गेस्ट। अब उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन वो दोस्त था, तो वो तकरीबन 2.25 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन वो चला नहीं सका। उसमें कुछ बातें ऐसी डिस्कस हुई कि वो कहता भाई मैं तो नहीं चला सकता। अच्छा। वहीं से मुझे ख्याल आया कि मेरे पास टीम ऑलरेडी थी, मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, मेरे पास एडिटर भी था, एसईओ वाला भी, तो सारे सब टीम तो ऑलरेडी थी।
मैं ऑफिस आया और आते ही मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा जाओ यार मार्केट से ना माइक लेके आओ, साउंड सिस्टम लेके आओ, कल से हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। ओके। तो क्योंकि मैं टेलीविजन पे तो ऑलरेडी जा रहा था, इसलिए कुछ पीआर तो थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वहीं से फिर स्टार्ट किया और अल्लाह ने करम कर दिया। मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट जो थी ना वो न्यूज़ का हिस्सा बन गई थी। सही। वो जवाद अहमद के साथ थी। बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा जी आप कॉन्सर्ट में नजर नहीं आते? कहते मुझे बुलाते ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते वो जब से मैंने फलां बंदे के खिलाफ बोलना शुरू किया लोग मुझे नहीं बुलाते। अच्छा, तो उस बानी पीटी आई, नाम नहीं, उन्होंने कहा जब से उनके खिलाफ बोला है मेरे कॉन्सर्ट बंद हो गए हैं। तो ये न्यूज़ बन गई। अगले दिन तमाम जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जितने ऑनलाइन पेपर्स हैं, तो उसके बाद फिर चल अल्लाह का करम। चल। अच्छा, थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इस वक्त जिस तरह हम AI की बात करते हैं या हम डिफरेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र करते हैं, व्हाट डू यू थिंक आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी का रोल है, जिस तरह उसने रिप्लेस किया काफ़ी चीज़ों को, यही एंटिसिपेट किया गया था इस दौर से मुताल्लिक? जैसे अब आज से मैं 5-10 साल 15 साल पहले की बात करूं कि अच्छा 2024-25 में ये होगा, वॉज दैट एंटिसिपेटेड, डू यू थिंक? शुएब भाई ये था भी, लेकिन हमारे यहाँ ना एक मिसकंसेप्शन है, हम शायद ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों को रिप्लेस कर देगी। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। नॉट एट ऑल। ये उन इंसानों को रिप्लेस करेगी जो काम नहीं करते, जो निकम्मे इंसान है उनको रिप्लेस करेगी। सही है। जो काम देखें, चैट जीपीटी AI को भी कोई इंसान चाहिए जो उसे कमांड देगा। ट्रू। अभी कल मेरा एक दोस्त से गपशप थी, वो कहते हैं यार कंटेंट राइटर्स का जो है वो करियर खत्म हो गया चैट जीपीटी से। मैंने कहा नहीं खत्म हुआ, वो तो बल्कि उससे हेल्प लेंगे। हेल्प ले। चैट जीपीटी से अभी आप कोई कंटेंट लिखवाएं, वो कभी भी उस जैसा नहीं लिखेगा जो एक ह्यूमन लिख सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फिर उसे कमांड देंगे, ये सेकंड पैराग्राफ में ये चेंजिंग कर दो, थर्ड में ये कर दो। कमांड तो आपने दी, वो आपका असिस्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप मजे करेंगे। कंटेंट राइटर्स का जो 4 घंटे का काम था वो 40 मिनट में होना शुरू हो गया। स्मार्ट वर्क हो रहा है, स्मार्ट वर्क हो अच्छा गया, लेकिन काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ओके। नहीं, लेकिन मैं सवाल मैंने इसलिए भी आपसे किया क्योंकि मैं अगला सवाल ये करना चाहता था कि हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट AI एंड दीज टेक्नोलॉजीज, के क्या रोल प्ले करेंगे ये बहुत खतरनाक चीज़ है शुएब भाई। आप लोगों ने शायद देखा हो YouTube पे आतिफ असलम की नाते हैं। बिल्कुल। और जो कि आतिफ ने नहीं पढ़ी, आतिफ को पता भी नहीं कि मैंने ये नाते पढ़ी हैं। AI इतनी खतरनाक चीज़ है कि AI को आतिफ की आवाज़ दी गई और उसको नाते दी गई, उसने आतिफ की आवाज़ में नाते पढ़ ली, कोई बंदा नहीं पहचान सकता। आप नहीं, बहुत ज़्यादा आप फोकस करें, गौर से सुने तो आपको पता चलेगा। अब ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ AI को दे, उससे कोई भी वॉइस नोट बनवा लें। आप किसी को कोई वॉइस नोट कर रहे हो, मैं किसी को कर रहा हूँ, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये जितना हम इसको समझ लें ना कि इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है, उससे ज़्यादा नुकसान। अच्छा, आपने देखें इतनी प्यारी एग्जांपल दी, बात समझा भी दी कि जब ख़तरनाक की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डीप फेक है, बहुत से ऐसी वीडियो। जी, मैं भी डीप फेक पे भी आ रहा था। बिल्कुल, वो AI है। AI है। इस पर हम क्या करें? एथिकल यूज़ ऑफ AI पे तो काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ तो किसी चीज़ पर काम नहीं हो रहा। किसी चीज़ पे नहीं हो रहा, तो एथिकल वैल्यूज़ पे क्या होना है? तो मेरे ख्याल में अगर किसी नौजवान को ये है कि मैं AI में चला जाऊँ और मैंने जाके ये काम करना है, भाई तुम फिर AI ना सीखो, ये आपके लिए नहीं है। AI भी सिर्फ पढ़े लिखे और अक्लमंद और बाशऊर लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। बहुत खतरनाक चीज़ है। और देखिए अभी डीप फेक जितनी आ चुकी है, कल को कुछ भी हो सकता है, मेरे आपके साथ भी हो सकता है। ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। आप नहीं फर्क भी नहीं कर सकते। ये भी बड़ी क्लैरिटी है आपके सामने। कुछ ओरिजिनल नहीं मिलेगी, आप नहीं कर सकते। आप किसी को नहीं साबित कर सकते कि ये फेक है। और उसके बाद ये भी होता है अहमद कि अक्सर आप उसको साबित करने की कोशिश, आपके पास प्रूफ भी होते हैं, कोशिश करें किस किस को क्या क्या समझाएंगे। अब देखें, ये बात आप सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को समझा सकते हैं। डीप फेक जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है वो कहेगा नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए इस पे ऑफ कोर्स कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। वो ज़रा किसी लेवल पे हो नहीं रही है, किसी लेवल पे अभी तो नहीं हो रही, लेकिन होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो एटलीस्ट उसकी चीज़ें तो सामने आ सकें। बिल्कुल ऐसे कि ये फेक था और आने वाले जो लोग हैं उनमें से चले किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक हो गया। अच्छा चले जी, कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगी उस पर भी हम थोड़ी सी बात करें। बिकॉज देखिए, मैं इस वजह से बात कर रही हूँ कि बहुत सारे इस वक्त हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं और हम देख रहे होते हैं हर कोई एक स्टार्ट करना चाह रहा होता है। आपने बताया कि पहले या दूसरा वो न्यूज़ का हिस्सा बन गया था आपका जो इंटरव्यू था, बट बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट, बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन पॉडकास्ट उनका उस तरह से हिट नहीं जा रहा होता, वो व्यूज़ उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता जो उन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ होता है। कैसे स्टार्ट किया जाए? आपने कैसे स्टार्ट किया था? उस टाइम पर आपने कितना बजट इन्वेस्ट किया था? और इस वक्त जो लोग शुरू करने लगे वो किस तरह से कितनी इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा, मैंने उस वक्त बजट नहीं लगाया था क्योंकि मैं मेरे पास पहले भी कुछ ना कुछ, तब मेरे एग्जैक्ट 267 के फॉलोवर्स थे फेसबुक पे। अब 2.5 लाख से ऊपर मेरी तब भी फॉलोइंग थी। कुछ मैं टेलीविजन चैनल्स पे जाता था ई कॉमर्स की बात करने, तो उसका सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो मुझे यहाँ पे अल्लाह का करम ही है,
उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि मैं गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल है व्यूअरशिप की सबसे बड़ी वजह है। अब मैं किसी भी गेस्ट को मेरी टीम अप्रोच करती है ना, कोई बंदा रिफ्यूज नहीं करता। माशाल्लाह। वो कहते हैं कि जी ठीक है हम आ जाएंगे। वो उन्होंने पहले कहने को सुना होता है, देखा होता है कि मैं उन्हें कहता हूँ बड़े से बड़ा गेस्ट भी, ऐसे ऐसे गेस्ट के जो बातें नहीं बताते, नहीं खुलते, उन्हें मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं। यही सवाल था। हाँ, इसमें बताएं करते क्या उनके साथ आप? उन्हें सिर्फ इतना कहता हूं कि आपने तसल्ली से बात करनी है, जो वीडियो आपको बाद में दिखाई जाएगी, जो चीज आप कहेंगे वो कट जाएगी और मैं वो वाकई ही काट। अच्छा, ऐसे होता है कि पहले लोग शेयर कर दें और उसके बाद में उनकी मर्जी अगर वो कहते हैं तो आप उन चीजों को कट कर देते हैं? मैं उन चीजों को कट कर देता हूँ। फिर भी इतना कंटेंट आता है फिर भी। अच्छा, अब जब मैं ये बात कहता हूँ ना तो इस बात कहने से इंसान बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और फिर वो इस बात से इतना खुश होता है, जो उससे रिस्पेक्ट मिलती है। वो कहते हैं यार ठीक है तुम चला लो बस जो भी है। बहुत सी ऐसे, अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो चौथी शादी थी जी, वो भी ऐसे ही थी। मैंने पूछा जी चौथी शादी का इरादा है? कहते मेरी हो चुकी है चौथी। अब पॉडकास्ट होगी, बाद में उनकी कॉल है यार वो काट देना, मेरी भी तीसरी बीवी को नहीं पता मैंने चौथी कर ली है। तो मैंने कहा मैं काट दूंगा या फिर मैं वेट करता हूँ। मैंने कहा फिर ये ना हो कि आप कहीं और ये न्यूज़ दे दें तो फिर। तो उन्होंने कहा अच्छा वेट करो। 2-3 हफ्ते के बाद हमारी आपस में बातचीत है, उन्होंने कहा अब तुम चला लो। बीवी को मैंने चलाई नहीं, बीवी को नहीं बताया। अच्छा। उनके बाद में कॉल आई कि आपकी पॉडकास्ट से उन्हें पता चल गया कि मैंने कर लिया, लेकिन उन्होंने पहले ग्राउंड बना ली थी। बहुत थोड़े से कंट्रोल में कर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो गेस्ट आके ओपनली बता के जाते हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनकी लाइफ के कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कभी पब्लिक में नहीं आए थे, लेकिन उनकी शफकत है, वो शफकत फरमाते हैं। तो मैं उनके पास गया, 2-3 बातें जो मुझे पता थी क्योंकि कुछ टर्म्स हैं उनके साथ फैमिली के, मैंने कहा ये कैमरे के सामने मैंने वाकयात सुनने हैं आपसे, सुनाए उन्होंने। तो उन्होंने फिर सुनाए। अहमद, बात करने का अंदाज भी, सवाल करने का अंदाज भी शायद मैटर करता है। एक तो कंफर्टेबल करना कि बाद में काट देंगे तो जाहिर है उस टाइम पर लोग शेयर भी कर देते हैं। एंड देन द वे यू आस्क, क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या वो भी उस टाइम पे मैटर कर रहा होता है? उस टाइम पे मैटर कर रहा होता है। फिर ये है कि मैं इंटरप्ट नहीं करता ना गेस्ट को, तो मैं एक सवाल पूछ के चुप करके बैठ जाता हूँ। मुझे अक्सर लोग इस पे तनकीद भी करते हैं कि यार तुम क्रॉस टॉक किया करो। उन्हें कहा, मैंने कहा यार मेरा ये फॉर्मेट नहीं है। मैं आपको एक और मजे की चीज़ बताऊं, एक गेस्ट के साथ मैंने पॉडकास्ट की, अब वो काफ़ी वायरल चलेगी। वो जो बातें थी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसकी मैं डिटेल, वो जो बातें थी उसका किसी ने रिबर्टल करना था। अच्छा। मुझे एक बंदे ने रब्ता किया, उसने कहा कि मैं इस बंदे की ने जो आपकी पॉडकास्ट में बातें की, इसके अगेंस्ट मैंने ये बातें करनी है, मेरे पास इसके ना प्रूफ के साथ जवाब है। ओके। 500 से शुरू हुआ और $3500 पे गया, उसने मुझे ऑफर की। मैंने उसे कहा मेरा ये फॉर्मेट ही नहीं है कि मैं एक गेस्ट पहले आ गया, मेरी पॉडकास्ट में जो गेस्ट आ गया जिंदगी भर उसके खिलाफ कोई बंदा मेरी पॉडकास्ट में आके नहीं बोल सकता। मेरा ये फॉर्मेट नहीं है। अच्छा। वो झूठ बोल गया या सच बोल गया, जो बोल गया बस उसकी रिस्पेक्ट है। कोई लड़ाई नहीं करानी। हाँ, आप अपने प्लेटफॉर्म पे उसको जवाब दे दें, आप यूट्यूब पे बैठें, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है। तो अच्छा, ये इतने अच्छे प्रिंसिपल्स आपने जो सेट किए हैं, नॉर्मली हम नहीं देख रहे होते। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि शायद यही चीज़ अब रह जाएगी, यही चीज़ बच जाएगी। ऐसा कंटेंट, ऐसा रवैया, ऐसा मिजाज कि जिसमें आप इतने प्रिंसिपल्स के साथ चलें। बट जनरली जो हम देखते हैं कि जिससे पहले हमने बात की एथिकल वैल्यूज़ की, नॉर्मली जब हम देखते हैं यूट्यूब पे, किसी भी कंटेंट क्रिएशन पे हम देखते हैं, नहीं ख्याल रखा जा रहा होता, ना वैल्यूज़ का, ना प्रिंसिपल्स का, ना अंदाज का, ना मिजाज का, सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी नहीं होती। ये कैसे आपने मेंटेन किया? अच्छा, एक चीज मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी, जैसे कॉन्टेक्स्ट अक्सर चेंज कर दिया जाता है ना कि बात गेस्ट ने बात में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन को काट दिया जाता है। वो जो एक लाइन होती है ना, वहां तक बस कट लगा के आपने व्यूज के लिए एडिट करके और उसी को आपने जी डिस्क्लेमर और वो आप हाईलाइट करना कभी नहीं किया। इवन ये काटना तो और बात है, जो फ्रेम में ऊपर लाइंस होती है ना, तो लाइंस में खुद ही लिखता हूँ। कभी कभार मैं अपनी टीम से कहूँ कि यार मैं बिजी हूँ, यार लाइंस लिखता हूँ, तो मैं उस पर मैंने कहा यार ये लाइन में ना ग्रे एरिया है, ये सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, हमने ये भी नहीं करना, हमने वो लाइन लिखनी है जो एग्जैक्ट अंदर बात हुई है, कहा है गेस्ट ने वो, और ऐसे ही होता है। अच्छा, असल में नए आने वाले को जो आपने पूछा ना, और इन्वेस्टमेंट का शुरू में ठीक है थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% पेड गेस्ट भी फ्री में आते हैं। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब PR आपको इतनी दी है, एक प्लेटफॉर्म भी अच्छा है। हमारे लोग करते ये हैं कि किसी बंदे को उठाते हैं, वो जो आपने बात की साको सबाक से हट के बातें की, एक बंदे को जलील करके उन्होंने मिलियन व्यूज ले लिए, लेकिन उन्होंने 100 गेस्ट जाया कर दिया, उसके बाद उनके पास कोई नहीं आएगा। ये रीजन है वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। अगर वो इज्जत देंगे तो फिर आपको इज्जत मिलेगी, फिर गेस्ट भी आपके पास आएगा। आपका एक इंटरव्यू है वो तो वायरल हो जाएगा, वो गेस्ट तो आपके पास आ गया, एक उससे भी आपकी बिगड़ गई, और उसके अलावा जो फर्दर आने वाले हैं वो लोग आना ही नहीं पसंद, वो रिलक्टेंट हो जाएंगे। मेरी पॉडकास्ट में जो एक दफा आ गया वो मेरा दोस्त बन के गया। आपसे जो मिलने एक बार वही दोस्त बन जाता है, मुझसे पहले नहीं भी थे तो वो बड़े कंफर्टेबल हो गए। अच्छा, इतने लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं, आप भी किसी को पसंद करते हैं? किसी के पॉडकास्ट को देखते हैं, सुनते हैं, जो कि आपको लगता है यार ही इज डूइंग और शी इज डूइंग गुड जॉब एंड कंटेंट? हाँ, वो मेरे दोस्त ही है, अहमद फौजान।
ओके, वो बड़ी अच्छी पॉडकास्ट करता है, लाहौर में होता है। और उमर सलीम को मैं देखता हूँ, उनका बड़ा अच्छा होता है वो, उसके मुझे खास जो करैक्टर बिठाता है ना 10 से 15 मिनट के, तो वो बहुत ही क्लास के होते हैं उसके। मैं उसको बड़े शौक, बल्कि आज हमारी मुलाकात थी, वो लाहौर में है और मुझे इत्तफाकन इस्लामाबाद आना पड़ा, तो मैं उससे बताऊंगा कि यार अब वर्चुअल मुलाकात से ही। हाँ जी, तो अभी तक हमारी कभी मुलाकात नहीं, लेकिन फोन पर रब्ता रहता है। उसका बहुत अच्छा कंटेंट है और अहमद फौजान का। अहमद, अब नया क्या करना चाहते हैं कंटेंट के हवाले से? अगर मैं बात करूँ, ज़ाहिर है 1.5 साल आप बता रहे हैं हो गया, वो एक आपका फॉर्मेट है, प्रिंसिपल से उनको लेके चल रहे, अब आगे नया क्या करना है? नया मैं अभी करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं अभी रिसेंटली जॉर्डन गया था, ओके, तो मेरा वो फर्स्ट टूर था जॉर्डन का। वहाँ पे जाके मैंने जो रिच इस्लामिक हिस्ट्री देखी, सहाबा कराम की कब्रें और इस तरह, तो वहाँ से मुझे शौक पैदा। मैंने वहाँ पे किए भी कुछ व्लॉग्स। ओके, तो नया मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि मैं सहाबा सीरीज शुरू करूँगा अभी ईद के बाद इंशाल्लाह। हर एक सहाबी की पूरी ज़िंदगी, कब पैदा हुए, इस्लाम कब लाए, कितनी जंगें लड़ी, क्या हुआ, कितने बच्चे थे, शादियाँ, वफ़ात या शहादत कहाँ पे हुई। तो ये मेरा एक नया प्लान है इंशाल्लाह कि हफ्ते में एक एपिसोड घंटे डेढ़ करके रिसर्च बेस्ड, यानी मैं जो बोल रहा हूँ साथ रेफरेंस आ रहा होगा। तो इस तरह का एक प्लान है कि चलें, ये तो हो ही रहा है, तो साथ को ये पॉडकास्ट चलता रहेगा, साथ पॉडकास्ट चलता रहेगा। क्योंकि जब हमने देखा स्पेशली इसी टाइम पे कि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट होना शुरू हो गए, तो लोगों ने सोचा कि अब चूँकि सेचुरेशन हो जाएगी तो कुछ और करते हैं। उस पर आपकी राय शायद ये है कि नहीं, कंटेंट चेंज होना चाहिए? नहीं, मैं सैचुरेशन को मानते नहीं शुएब भाई। अच्छा, मैं आपकी और इनकी एग्जांपल देता हूँ। okay. आप भी जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, आप जानते होंगे ऐसे हेयर ड्रेसर को कि जब जाएंगे अल्लाह के हुक्म से फारिग बैठा होगा। हाँ। लेकिन आप क्यों उसके पास जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके? लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आप ऐसी पार्लर वाले को जानती हैं जो घर पे आके काम कर देगी और कम पैसों में, फिर भी आप प्लान करके जाती हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके जाती हैं, आप वेट करते हैं, क्योंकि काम आता है, क्वालिटी मैटर्स। तो सैचुरेशन कभी भी किसी मार्केट में नहीं होती। मुझे कहते हैं ऑनलाइन में जी सैचुरेशन होगी, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कहा कोई सैचुरेशन नहीं है भाई, क्वालिटी मैटर्स। अगर आपके पास क्वालिटी है, आप 500 का काम 10,000 में करो, फिर भी आपके पास लाइन लगी होगी। क्वालिटी नहीं है तो आप 100 में भी करेंगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास। वो करें जो दिल कह रहा है या वो करें जो मार्केट की जरूरत है? वो करें जो दिल कह रहा है, क्योंकि जो दिल कह रहा है आप उसके अंदर भी पैसा बना सकते हैं, जो आपका पैशन है ना। मार्केट की जरूरत, अब एक बंदा कहता है जी ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत पैसा है, अगले दिन उसको मोबाइल ऐप डेवलपर मिलता है, वो कहता है यार छोड़ो इसमें पैसा, अब वो उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, अगले दिन उसे मिलता है, वो कहता है यार एआई में बहुत पैसा है, तो वो बंदा कहीं से पैसा नहीं बना सकता जो हर तीसरे दिन अपना ज़हन तब्दील कर रहा है। और फिर उसके बाद पैसा आपको फॉलो करेगा। आप अपने आप को देखें कि मेरा शौक किसके अंदर है, आप उसके अंदर पैसा बना लेंगे। सबसे ज्यादा पैसा किस पॉडकास्ट से आया? ये नहीं पूछा कितना आया। नहीं पूछें, आप जो मर्जी पूछें, किस गेस्ट को सबसे ज्यादा क्या दिए, जो मर्जी। सबसे ज्यादा किस गेस्ट से कितना पैसा और सबसे कम किस गेस्ट से कितना पैसा आया? सबसे ज्यादा मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पैसे कमाए थे, क्योंकि उनकी पॉडकास्ट वो चौथी शादी रिवील हुई थी, तो वो फेसबुक पे 13.5 मिलियन पे गया था एक क्लिप। सारे क्लिप मिला के उनके मेरे ख्याल है कोई 50-60 मिलियन पे गए थे हर तरफ यूट्यूब। कितना पैसा कमाया उससे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अमाउंट में 1 मिलियन से ऊपर कमाए थे उसे। 1 मिलियन से ऊपर एक पॉडकास्ट से आपने कमाया। सबसे कम किस गेस्ट से कितना कमाया? कम तो अब याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं जिस पे नहीं इतने बनते। असल में मैटर ये करता है कि आप लोगों को भी आइडिया होगा कि वीडियो कितनी देर देखी गई है। अब एक वीडियो है 1 लाख लोगों ने देखी, उस पर मेरे $50 बने हैं, और एक वीडियो 1 लाख लोगों ने देखी, उस पर मेरा $500 बना। ठीक है, कहीं पे 100, 200, 300 तो। और मौलाना तारिक साहब की पॉडकास्ट पे यानी ज्यादा पैसे इन पे बने, मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको लोग देर तक देख रहे होते हैं, तो सब अनपेड आए थे। ये तो सब अनपेड। अच्छा, कोई ऐसा गेस्ट जिसने बाद में कहा कि इतना तुमने कमाया मेरे पॉडकास्ट से, एक शेरदर हो जाए? नहीं, कभी नहीं। ये जो हज़रात है ना मौलाना वगैरह, ये तो इनको तो उल्टा पैसे खर्च होते हैं जब इनके पास जाते हैं। ये पुरतकल्लुफ़ खाना भी खिलाते हैं, तोहफा भी देते हैं, तो इनको तो उल्टा पैसे लग रहे होते हैं। सिर्फ शोबिस वाले और क्रिकेटर चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे पास क्रिकेटर भी फ्री में है, शोबिस वाले भी फ्री में है। अच्छा, कोई एक ऐसा मेहमान जिसको आप, कोई ऐसा सेलिब्रिटी, कोई ऐसा शख्स जिसको आप बुलाना चाहते हैं लेकिन उसका रेट इतना हाई है कि अभी तक आप उसको बुला नहीं पा रहे? नहीं, कोई भी नहीं है। सबसे हाई आपको पता है शुएब अख्तर है, वो भी आ चुके हैं मेरे पास। सबसे ज्यादा मैंने शुएब अख्तर को देखी है। आतिफ असलम बहुत पैसे लेते हैं। ओह हाँ, आतिफ असलम के साथ अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल हाँ। वो और जो मेरी ख्वाहिश थी ना जिनके साथ, वो थे अभी जो एक रहते थे वो अताउल्लाह ईसा खेलवी। ओके, उनका भी रेट बहुत है, लेकिन फ्री में आया, हो चुका है रिकॉर्ड, अभी ईद के बाद चलेगा। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमेशा बात करके अच्छा लगता है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बिल आखिर मर्दों की बात होने वाली है। मर्दों की बात होती है सोसाइटी में, ख़वातीन की तो बात होना शुरू हुई है अभी। Men don't talk, they are told। ये जुमला, इस पे जरा गौर कीजिएगा। मुझे तो लगा है they tell। बेचारा मर्द कहता ही क्या है? बेचारा, अच्छा, पिस रहा है माशरे में, कहता ही क्या है? ओहो, तो बड़ा उसके जहन पे क्या उसके दिल पे क्या गुजर रही है, जहन में क्या चल रहा है, कितना वो परेशान है, क्या उसका स्ट्रेस है, क्या उसकी एंजाइटी है,
कोई बात नहीं कर रहा। वो खुद क्यों नहीं बात करता? करे, बताए, जहां पर आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप सरबराह बन सकते हैं, आप सुपरवाइज कर सकते हैं, आप वहां पर अपनी बात क्यों नहीं कर सकते? वहां क्यों ये चीज आ जाती है मैं तो मर्द हूं, मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करूंगा? ये बात नहीं थी कि मैं तो मर्द हूं, वो इसलिए बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पाउस से उसने कोई चीज शेयर करनी है, बात करनी है, उससे अपने उस रिलेशन के मुतासर होने का डर होता है। उसने अपने किसी दोस्त से कोई चीज शेयर करनी है, उसे अपनी दोस्ती के मुतासर होने का, या इंसान के साथ होता है, उसका मर्द औरत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हर इंसान का होता है कि कुछ चीजें आप नहीं शेयर कर सकते, नहीं होता। अब मुद्दे पे आते हैं। अरे मुद्दा ये है भाई, मर्दों की ज़हनी सेहत कभी हुई बात इसकी? नहीं हुई। ये हफ्ता मनाया जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर हम बात करें। हर साल 10 से 16 जून तक इसको मनाया जाता है ताकि बात की जा सके, मर्दों के ज़हनी सेहत के मसाइल के बारे में आगाही हो, उन्हें मदद हासिल करने की तरगीब दिलाई जाए। जिस तरह सबीना आपने बात की ना कि क्यों बात नहीं करता, दोज हु डोंट टॉक, दोज हु डोंट शेयर, ये मौजूद उनके लिए बहुत अहम है कि नहीं, बात करनी है, शेयर करना है, वरना आप अपने आप को ज्यादा मुतासिर करेंगे। मेरा ख्याल है आज हम जरा इस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि सोसाइटी इसमें क्या रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब मर्द एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं तो सोसाइटी की तरफ से आता है मर्द बनो, ये कैसे तुम बात कर रहे हो, मर्द कभी वीक नहीं हो सकता, इस तरह, और वो सोसाइटी में आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अब इसकी वजह से जहनी सेहत के इतने सारे मसाइल हम देख रहे होते हैं, वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आप हार्ट अटैक का रेट देखें, आप डिप्रेशन का रेट देखें, और ऑब्वियसली इस तरह की अगर आप बात करें तो वो मर्दों में भी ज्यादा पाया जाता है। एग्जैक्टली। अगर आप भी इससे मुताल्लिक कोई बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, आप में कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यासिर मसूद साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़हनी सेहत कैसी है? मेरी ज़हनी सेहत बिल्कुल ठीक है। मैं उससे बड़ा मुतमईन है। हाँ, और आगाह रहने की और कंसर्न रहने की हर मर्द वैसे यही कहता है। आपने कोई मैं नहीं कहता ये जवाब, नो नॉट एट ऑल, मैं नहीं कहता ये। आप नहीं कहते? नो। मैंने ये बात क्यों की? बात ये होती है कि जब आप पूछते हैं मर्दों से तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, अगर वो अच्छा फील नहीं भी कर रहे होते तो वो यही कहते हैं कि जी आई एम फाइन, एब्सोल्युटली ओके, ये सारी चीज़। ऑब्वियसली इसमें सोसाइटी का भी एस्पेक्ट जरूर है, मैं चाहूंगी इसको जरा हाईलाइट करें। आप जैसे अपनी तमहीद में जिक्र कर रहे थे ना कि मर्द को अपनी कोई रिलेशनशिप अफेक्ट होने का खौफ होता है। अच्छा, मर्द ने इस पैट्रियार्किकल सोसाइटी में, पिदरसरी मुआशरे में ना, एक हेड ऑफ हाउस होल्ड का रोल अपनाया ना, और एक इंस्ट्रक्शनल और एक अथॉरिटेटिव रोल अपनाया। अब उसको मसला ये है कि अगर उसने अपनी तकलीफ़ का, अपने दुख का, अपनी वल्नरेबिलिटी और कमज़ोरी का इजहार कर दिया, बरमला इजहार कर दिया, तो उसको ये खौफ होता है कि उसका ये जो इंस्ट्रक्शनल और अथॉरिटेटिव स्टेटस है वो लूज़ ना हो जाए, अंडरमाइन ना हो जाए। एक जो आपने भी जिक्र किया कि आप मुआशरती जो हमारी इक़दार हैं उसके पस मंज़र में देखना चाहती हैं कि मर्द की ज़हनी या जज्बाती सेहत को मुतासिर करने के अवामिल क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा मुहर्रिक ये है। दूसरा देखिए, ब्रॉटअप क्या है हमारे मर्द बच्चों का। छोटा बच्चा जब स्कूल में बुली होके आता है, घर आता है और बताते हुए कि आज मुझे थप्पड़ पड़ा या मुझे किसी ने मारा या धक्का दिया, और ये बताते हुए रो पड़े, 5, 6, 7 साल का बच्चा, तो फौरन घर से क्या, बड़ों से क्या बात आती है? मर्द बनो, होके रोता है, बी अ मैन। हाँ, मर्द बनो, और लड़कियों की तरह रो रहे हो। अच्छा, 2-3 मसाइल को जन्म दे दिया आपने सिर्फ इन 2-3 जुमलों की बिना पर सारी उम्र के लिए। एक तो ये कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, और तकलीफ हो तो उसका इजहार तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही आपने ये जेंडर बाइस भी क्रिएट कर दी। औरत कमजोर है, औरत कमजोर है कि आपने और रोना कमजोरी के मुतरादिफ है, इसलिए चूंकि आपने खवातीन को जज्बात का इजहार करते हुए देखा तो आपने उनको कमजोर समझा। और आपने जो जिक्र किया ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का, तो आउट ऑफ 4 पेशेंट्स विद कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस 3 आर मैन, 1 इज वुमेन। बेचारा राइट। सो आप कह रहे थे ना मर्द रोता नहीं, भाई मर्द रोता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके आंसू उसके दिल पे गिरते हैं, अरे वाह, तो बाहर नहीं नजर आते। एक कॉलर है हमारे साथ, याहिया साहब हमारे रेगुलर कॉलर। याहिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेब, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि बड़े दिन बाद आपसे बात हो रही है। हाँ, हमें खुद खुशी हो रही है। मेरे ख्याल में मैं सारे चैनल पे फोन करता हूँ, लेकिन आप बड़ा सेंसिबल प्रोग्राम पेश करते हैं, माशाल्लाह से। थैंक यू साहब। और डॉक्टर, इनको भी सलाम आपके गेस्ट को। देखें, अभी इन्होंने बात की ना, सबीन ने बात बिल्कुल सही की। असल में बात ये, वो सबीन, इसका जवाब मैं यूँ दूंगा कि मर्द जो है ना, जैसे इन्होंने कहा कि मर्द एक अपने आप को बड़ा वो समझता है कि घर का ज़रा सरबराह होता है, वो यूं नहीं शेयर करता घर वालों के साथ कि वो बेचारे दूसरे, उसकी बीवी, उसके बच्चे परेशान ना, वो अपने सर लेता है। लेकिन शेयरिंग हो सकती है, शेयरिंग होती है अपने दोस्तों से। तो आपके दोस्त होना जरूरी है। आपके दोस्त ही होते हैं जो आपको, जिससे आप शेयर करके अपने आप को हल्का करते हैं।
लेकिन मेरी नजर में मैं समझता हूं कि आपकी वाइफ ऐसी होती है, उसके साथ अगर आपका बाउंडिंग अच्छी हो ना, तो दैट इज द बेस्ट पार्टनर के आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है उसको करना। ये बहुत अहम, बहुत इस बात से बहुत एग्री करूंगी। यार साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि मैं इस वक्त मैं खवातीन को भी इस पे बात जरूर करूँ, हमेशा खवातीन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मर्दों के मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो खवातीन का भी एक रोल होता है, आपको भी उस तरह सपोर्टिव होना चाहिए। आजकल महंगाई के पर से थोड़ा प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो बाहर आप मर्द को कहाँ कहाँ मजदूरी करते हुए देख रहे होते हैं, उसके बाद जब वो घर जाता है तो वो एक जो जहनी सुकून उसको चाहिए होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये दो तरफा मामला है। वैसे एक थोड़ी सी करेक्शन कि हमारी women they do work as well, right? Even women at household वो भी काम कर रही थी, लेकिन मर्द के प्रेशर्स में जो उसके मनसबी फ़राइज़ हैं उसमें उसने बहरहाल कमाना है और कमा के लाना है, और कमाना आने वाले इस दौर में ज़रा एक मुश्किल काम बन रहा है। डिमांड्स बढ़ रही हैं, कंज्यूमरिज्म है, फाइनेंशियल और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, तो यकीनन ये दो तरफा मामला है। और मर्द की जहनी सेहत और कंफर्ट और इमोशनल वेल बीइंग वो हाउस होल्ड की वेल बीइंग है, राइट? सो ख़वातीन की जानिब जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं टू मेक इट हैपन, वो उन्होंने रियलाइज़ करनी है। जो मर्दों की बनती हैं वो उन्होंने रियलाइज़ करनी है। एंड यू आर राइट। मर्द की ज़हनी सेहत जो मुतासर करने के अवामिल हैं वो क्या है? वो सोशल, कल्चरल, पर्सनल, इकनॉमिक ज़्यादा क्या है जो मुतासर करते हैं? देखिए, कुछ तो ऐसे अवामिल हैं जो बिला इम्तियाज़ जिन्स हैं ना, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए होते हैं, जिसमें हमारे सोशल प्रेशर्स हैं, रोल ओरिएंटेड प्रेशर्स हैं। मर्दों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रेशर उस पर आता है वो उसका पर्टिकुलर रोल है। एज अ ब्रेड अर्नर उसका रोल है, एज अ प्रॉब्लम फिक्सर उसका रोल है, ठीक है? मेंस फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस वाला जो थीसिस है। अच्छा, अब वो वाला ये बोझल किरदार जो है ना उसने वो अपनाना है। अच्छा, सब अपना रहे हैं, ख़वातीन का भी किरदार, मतलब उनके भी जो रोल्स हैं वो बड़े बर्डनिंग हैं, लेकिन शायद उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ये लिबर्टी मिलती है। क्लोज्ड ग्रुप है। मिसाल देता हूँ कि शादीशुदा ख़वातीन जब अपने खानगी मसाइल का शिकार हों तो उन्हें अपनी बहनों से, अपनी मदर से और अपनी फ्रेंड से बात करने में दिक्कत नहीं होगी। मर्द के लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाला मसला भाई से बात नहीं करता। भाई से बात नहीं। पावर डिस्टेंस देखा है आपने? जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी में जो पावर डिस्टेंस है, जैसे बाप और बेटे का, अब देखिए ज़्यादा डिस्टेंस होता है बनिस्बत माँ और बेटी के, ठीक है? सो ये वाली जो पावर डिस्टेंसेस हैं ये जज्बात के इजहार को और उन जज्बात के इजहार को जो आपके अंदर एक हिजान पैदा कर रहे हैं उनके इजहार को मुश्किल बना देते हैं। मेरा ख्याल है मर्द की ज़िंदगी का और मर्द की जहनी और नफ्सियाती सेहत का सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो ये है। ठीक है, एक और कॉलर है सईद अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी साथ मौजूद हैं, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये कैसे मालूम होता है कि अच्छा इसकी ज़हनी हालत ज़्यादा ख़राब है और इसको काम करने की ज़रूरत है, या प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, या ये सीखने समझने की ज़रूरत है कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है? अच्छा, एक तो थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स में जब भी यहाँ आता हूँ वो ज़रूर पुटअप करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 25% आबादी, 20 से 25% आबादी, दो स्टेटिस्टिक्स आते हैं एक वक्त में, ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, दे आर एक्सपोज टू एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एज वी स्पीक। तो इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। अब कुछ सिम्टोमेटिक हो जाते हैं मसाइल जिसकी अलामात नमूदार हो जाएंगी। अलामात कब नमूदार होती हैं? जब आप एक तवील अरसे तक, जब तक एसिम्टोमेटिक रहता है मामला, उसको दबाए रखते हैं, उस पर बात नहीं करते। अब वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन उसके बाद अलामात ने जाहिर होना है ना। जब क्रॉनिसिटी ऐड हो जाती है मेडिकल प्रॉब्लम में तो उसकी अलामात शिद्दत के साथ जाहिर होती हैं, तो उस वक्त फिर बहुत जल्दी में, झटपटे में उसका इलाज किया जाता है। मैं हमेशा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करता हूँ। आपने एक सवाल मुझसे किया कि हाउ आर यू एज हाउ इज योर मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन के जरिए इंश्योर होगी। आपकी वर्क फैमिली बैलेंस, आपकी रिक्रिएशन, आपका ट्रैवलिंग, आपकी नींद, आपकी एक्सरसाइज, आपका फूड। बीमार होने के इंतजार क्यों करेंगे आप? आप बीमारी के होने के इम्कानात को महदूद कीजिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के जरिए, और जब अलामात जाहिर होंगी तो फिर तो लामहला डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा।
प्रेफरेबली ये आपके नाजरीन को पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो थेरेपी और काउंसलिंग के जरिए आपका इलाज करने पर ट्रेंड होता है, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होना चाहिए, ना कि साइकेट्रिस्ट। ठीक है, दवाई से पहले जरूरत है कि आप प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक पे जाएं। आपने स्टैट्स की बात की, वैसे क्या ये भी आपने देखा शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा मर्द, क्या इसमें भी कोई बाइफिकेशन होती है कि इक्वली मुतासिर हैं दोनों? मुझे पता है आपकी थोड़ी सी शरारत इसके पीछे कार फरमा है, लेकिन मैं आपको चले आज बिल्कुल स्टेटिस्टिकली और एनेक्डोटल एविडेंसेस पे बताऊं कि नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। शादी एक नया रोल है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बर्डन तो है, मर्द पे भी आता है और औरत पर भी आता है। सो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, एक मुहर्रिक के तौर पे मौजूद है। सो आंसर इज यस। लेकिन आपके शादी ना हो, पूछे किसी 41 बरस के किसी गैर शादीशुदा मर्द से कि हाउ इज ही फीलिंग नाउ बीइंग अलोन, तो ये करता है कि बहुत खुश है ना, तो वो वाला उनके पछतावे अलग होंगे, शादी के बाद के अलग है। तो शादी के बाद अलग भी होता है, सच्चा प्यार भी तो नहीं मिलता। सच्चा प्यार नहीं मिलता। हाँ, 10 इश्क नाकाम हो जाएंगे, 5 बच्चों के बाप को सच्चा प्यार नहीं मिलता। 10 बच्चों के बाद मैंने होला हाथ रखा था। जी, हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता। सच्चा प्यार, तो ये प्यार में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई में प्यार। अरे क्या बात कर, सच्चाई आपके अंदर होगी, प्यार बहुत है इस दुनिया में। अच्छा, अब लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि शादी से पहले, और स्पेशली आजकल मेरे मुशाहिदे में है कि हमारे यंगस्टर्स जो टीनेजर्स और अर्ली एडल्टहुड में नॉन मैरिड जो मेन एंड वेमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, उनमें जो पुराने ज़माने में बुढ़ापे की बीमारियां होती थी, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ले लीजिए, बिल्कुल इसका मीडियन एज कम हो रहा है और हमारे यंगस्टर्स ज्यादा ग्लोबली और लोकली भी ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। शुरू से हमारे बच्चों को, जिस तरह आपने भी बात की कि 5-6 साल की उम्र से हम बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं, और अब हम देख रहे होते हैं कि टीनेजर्स जो होते हैं उनमें हम एग्रेशन बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, लड़कों में हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, एंड पेरेंट्स को पता नहीं होता कि आपने डील कैसे करना है, और उनको शायद मेंटल हेल्थ का तो पता ही नहीं होता आजकल पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे मे बी किसी जहनी दबाव का शिकार हैं। अब पेरेंट्स क्या करें टीनेजर्स को, अगर वो एग्रेसिव हैं काफ़ी ज़्यादा और आपको नज़र आ रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या करें वो? बड़ा अच्छा सवाल है। हाउस ऑफ वेलनेस में हर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वालिदैन अपने टीनेजर बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ की शिकायत लेकर ना आए। पेरेंट्स अपने आप को साइको एजुकेट करें। पेरेंट्स पेरेंटिंग स्किल्स की क्लासेस लें, ट्रेनिंग्स लें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की ना, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मॉडल है। बच्चा जब एडोलसेंट्स में एंटर होता है, हार्मोनल एंडोक्राइनल चेंजेस हैं, वो मैं हमेशा कहता हूँ, वो जिस एक चॉकलेट कहते हैं ना, व्हेन यू आर हंग्री यू आर नो मोर योरसेल्फ, व्हेन यू आर टीनेजर यू आर नो मोर योरसेल्फ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब उसकी हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग होगी। जिस तरह आपकी पेरेंटिंग हुई थी, अब आपने वैसे नहीं करनी, यू आर ब्रिंगिंग अप मिलेनियल्स एंड मोर इक्विप्ड करना है, और फिर आप ज्यादा अपब्रिंगिंग कर पाएंगे। बिल्कुल सही है सर, वक्त बड़ा मुख्तसर था, पर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, मर्दों की ज़हन से मुताल्लिक हम आज बात कर रहे थे। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।